किसी भी चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ जरूर होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यदि किसी संघ को बनाया जाए, किसी भी गुट को बनाया जाता है, तो उस गुट के बनाने की कुछ उपलब्धियाँ भी होती हैं, तो उसकी कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि जो अब तक हमारा टॉपिक था संयुक्त राष्ट्र संघ के उन कुछ कमियों के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ को, हमारे यूएनओ को कहीं कहीं किसी किसी मुद्दे के ऊपर पीछे छूटना पड़ जाता है। हम विश्वास करते हैं, हम मानते हैं कि इसके अंदर अगर इन कमियों को पूरा कर लिया जाए तो यह अंग, यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से सुधार कर सकेगा और विश्व के अंदर और अच्छी तरीके से उन्नति प्राप्त कर सकेगा और अच्छी तरह से उपलब्धियां प्राप्त कर सकेगा। हमने यहाँ पे कई सारे उसके कुछ कारण लिख रखे हैं जिन कारणों की वजह से पता चलता है कि इसकी कुछ कुछ कमजोरियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले कमजोरी है इसकी कि सुरक्षा परिषद की संरचना पर विवाद का होना। इसका सबसे अहम अंग जो हमने पहले पढ़ा था इस वीडियो के अंदर, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर में जाना था, इसका सबसे अहम अंग जो था वो सुरक्षा परिषद को माना जाता है। सुरक्षा परिषद जो होती है, सुरक्षा परिषद के अंदर आपकी जो स्थापना की गई, सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 की पूरी ऐसी विचारधारा पे की गई थी। पूरी सच्चाई ऐसी देखने को मिलती है कि उस टाइम पे जो शक्ति उस टाइम पे उभर के आई थी, उस शक्ति के अनुसार, उस महाशक्ति के अनुसार, या फिर जो जीते हुए राष्ट्र थे उन जीते हुए राष्ट्रों के अनुसार इस संघ का निर्माण किया गया और उन्हीं के पक्ष में रखकर इस संघ का निर्माण किया गया। इस अंग को बनाया गया था बेसिकली, क्योंकि इस अंग के अंदर होता क्या है कि इस संघ के अंदर 5 ऐसे स्थायी सदस्य बना दिए गए हैं जिनका ही पूरे के पूरे विश्व के ऊपर बोलबाला देखा जा सकता है। हमने देखा भी है इसके अंदर कि अगर हम वैसे भी अगर अब तक में जब से ये बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, और अब तक के बीच में काफी सारे ऐसे विवाद हुए हैं, काफी सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। उन कानूनों को, उनके अंदर आने वाले बदलावों की वजह से अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग यानी कि सुरक्षा परिषद के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ गई है। इसकी और ज्यादा विश्वसनीयता और सच्चाई को, इसकी वैधता को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि सबसे पहले इसके अंदर जो बनावट है उसको कम किया जाए। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने हमने बात की थी 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। जो इसके स्थायी सदस्य हैं उनके अंदर 3 देश, यानी 3 जो इसके स्थायी सदस्य हैं वो तो केवल यूरोप महाद्वीप से लिए गए हैं। बाकी की अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप का केवल एक ही है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऐसे 3 देश हैं। और वहीं अगर हम एशिया की बात करते हैं तो उसमें केवल चीन है, लेकिन अमेरिका एक और है जो कि आपके अमेरिका महाद्वीप से। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो इसके अलावा जो और विश्व के अन्य बड़े बड़े महाद्वीप हैं उनके अंदर से एक भी किसी अन्य देश को नहीं लिया गया। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे आपके लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इतने बड़े बड़े देश हैं, इतने बड़े महाद्वीप है, उन महाद्वीप को किसी भी एक भी देश को, उसके एक भी राष्ट्र को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और विश्व के अंदर अब तक में होने वाले इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो खड़े हुए, उन विवादों के अंदर जो इतने सारे बदलाव आए हैं, उन बदलावों को मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे पहले सबसे जरूरी चीज ये है कि इसके अंदर बदलाव करना आवश्यक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो ये शक्तिशाली जो आपके इसके अंदर स्थायी सदस्य हैं या फिर जो इसके मेन सदस्य जो माने जाते हैं, उन स्थायी सदस्यों के पास क्या होती है, कुछ पावर होती है, जिस पावर का इस्तेमाल गलत करते हैं। यही इसका दूसरा कारण बना। यानी कि हम इसकी बात करें कि अगर हम इसके दूसरे कारण की बात करते हैं जो कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की समस्या। सुरक्षा परिषद के अंदर वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से क्या है कि जो भी इनको जो स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्यों के अंदर जिस भी सदस्य के पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया जाता उस फैसले को वो ठुकरा सकता है। यानी कि वीटो पावर का इस्तेमाल जो था शीत युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर किया गया था। वीटो पावर का इस्तेमाल शीत युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा रूस ने किया था। रूस ने इसको लगभग 122 बार इसका इस्तेमाल किया था। भाई अगर हम बात करें अब तक में, यानी 2006 तक की अगर हम बात करें, 258 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसकी वजह से इसके अंदर साफ साफ देखा भी जा सकता है कि वीटो पावर का इस्तेमाल केवल तभी करते हैं ये लोग, यानी कि जो स्थायी सदस्य हैं, इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब कोई फैसला इनके पक्ष में नहीं होता, जो कि इसकी सबसे बड़ी और सबसे नकारात्मक भूमिका प्रदान करता है। यानी कि जो अगर हम मान लो कोई वीटो पावर, अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने जो 122 बार इसने अपने फैसलों को बदलवाया, इसने 122 बार अपने इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया, तो केवल अपने अधिकार के, अपने फायदे के लिए किया था, किसी और देश के फायदे के लिए नहीं किया था। सोवियत संघ जो था, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने क्या किया था, 122 बार इसका इस्तेमाल किया, लेकिन केवल अपने ही फायदे के लिए किया था, किसी अन्य देश के फायदे के लिए इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था। अगर हम इसकी बात करें तो निषेधाधिकार जो होता है केवल 5 देशों को ही प्राप्त है जो इसके स्थायी सदस्य हैं।
ये अब केवल इन 5 सदस्यों के पास नहीं रहना चाहिए, और भी अन्य देशों तक पहुंचना चाहिए। जो अस्थायी सदस्य उन तक तो जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उन तक नहीं पहुंचने की वजह से वो स्थायी सदस्य बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं, अस्थायी सदस्य बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। और क्या होता है कि इनके पास जो पावर है वो पावर नहीं मिली, इनके पास पावर नहीं है। पावर ना होने की वजह से क्या होता है कि इनके लिए हित में कोई फैसले नहीं लिए जा सकते। अगर कोई लेने की कोशिश भी करता है तो कोई अन्य देश आके जो कोई और अन्य इसके अंदर का जो अंग बना हुआ है वो इसको ठुकरा देता है और इनका नुकसान हो जाता है। ये क्या है, वीटो पावर की सबसे बड़ी जो नकारात्मक भूमिका है वो हमने अभी देखी कि नकारात्मक भूमिका क्या होती है कि इसके अंदर जो जिनको हित में नहीं होता उस फैसले को ठुकरा देते हैं और अन्य देशों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। अगर हम इसकी बात करें 2017 के अंदर चीन ने भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया कि पाकिस्तान का सरगना पाकिस्तान का एक आतंकवादी जिसको जैसे मसूद अजहर नाम का एक आतंकवादी था, चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको बचा लिया। जबकि जैसे मसूद अजहर ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने आतंकवाद को क्रिएट कर दिया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा उन सभी के द्वारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के द्वारा उसको सजा सुनाई जानी थी, लेकिन चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको वहां से बचा लिया। ये इसकी सबसे ज्यादा नकारात्मक जो भूमिका है वो देखने को मिलती है। इसलिए क्या कि वीटो पावर की जो पावर है उसको और अस्थायी सदस्यों तक पहुंचाया जाए, या फिर वीटो पावर की जो पावर है उस पावर को ऐसे निषेधाधिकार की जो प्राप्त है, मतलब जो अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्ति नहीं है उन तक भी इसको पहुंचाया जाना जरूरी है। इसके बाद हम तीसरे एक और कारण की बात करें कि जो इसकी एक कमजोरी है वो निकल कर आती है इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय संकट। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएन है, जो इसके पास खुद का कोई भी वित्तीय अपना जो मुद्रा कोष होती है, मुद्रा कोष इसके पास खुद का कोई नहीं है। अब इसके अंदर की सबसे बड़ी संकट पैदा हो गई थी जब 1960 के अंदर जब आपकी शांति बहाली के लिए जो आपकी फ्रांस से जो शांति बहाली के लिए अपनी सेना भेजी जानी थी, उस टाइम पर फ्रांस ने सोवियत संघ ने शांति बहाली के दौरान अपनी सेना देने से मना कर दिया, इन्होंने मुद्रा देने से मना कर दिया, इन्होंने योगदान देने से मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि हमने क्या है करेंसी नहीं देनी, हमने अपना योगदान वित्तीय मतलब अपना पैसा जो है इनको नहीं देना। इस वजह से क्या हुआ कि शांति बहाली जो 1960 के अंदर होने वाली थी उसमें काफी ज्यादा इनको नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ को उस टाइम पे सबसे ज्यादा इसको प्रॉब्लम को झेलना पड़ा था। इससे पहले भी हुआ था 1956 के अंदर जब सुएज संकट हो गया था, सुएज संकट के दौरान भी क्या हुआ था, उस टाइम पर भी अभी फ्रांस ने पैसे देने साफ साफ मना कर दिया, उसने वित्तीय सहायता देने साफ साफ मना कर दिया था, जिस वजह से क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा शांति बहाली की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती चली गई थी। अगर हम इसकी बात करें तो 1990 के अंदर 90-91 पूरे इस 2 सालों के बीच में 1990 और 91 के बीच में क्या हुआ था, जो सोमालिया के अंदर शांति बहाली के लिए सेना भेजी जानी थी, भेजी तो गई थी उस टाइम सोमालिया के अंदर भेज दी गई थी, लेकिन 1992 के अंदर ही अमेरिका ने अपनी आधी सेना तकरीबन 30,000 सैनिक वापस बुलवा लिए थे, जो कि क्या था, जो कि सैनिक बहाली के लिए जो वहाँ पे भेजे गए थे, उसको सहायता करने के लिए जो भेजे गए थे शांति के लिए, उनमें से तकरीबन 30,000 सैनिकों को उसने वापस बुलवा लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। ये काफी सारे ऐसे कारण सामने निकल कर आते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि आपके जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन है, जो है उसके अंदर काफी ज्यादा कमजोरी है। इसके पास खुद की कोई वित्तीय पावर ना होने की वजह से क्या है, हर एक जो इसका स्थायी सदस्य है वो इसको काफी ज्यादा परेशान करता रहता है। अगर इसकी बात करें तो जापान जो है, अगर हम इसकी वित्तीय पावर की बात करें तो जापान एक ऐसा देश है, जापान इसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान देता है, फिर भी क्या है जापान इसका स्थायी सदस्य नहीं है। जबकि आपकी फ्रांस हो गया, रूस हो गया, उससे कई ज्यादा मात्रा के अंदर इसको वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन फिर भी जापान जो है इसके अंदर बिल्कुल भी इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने निकल कर आती है कि जो इसको सहायता दे रहा है उसको इसने सदस्य बना नहीं रखा, जो कम सहायता दे रहा है या फिर सहायता देने के नाम पे धमकाता रहता है, स्थायी सदस्य होने के नाम पे इसको डराता रहता है, उसको इन्होंने स्थायी सदस्य बना रखा है। जबकि जो हर बार आगे बढ़ के सहायता करता है उसको इन्होंने स्थायी सदस्य नहीं बनाया, उसके पास कोई पावर नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकल कर आती है, जिसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसके अगले एक और कारण की बात करें तो वो निकल कर आता है एक ध्रुवीयता से उत्पन्न संकट, यानी कि एक ध्रुवीयता पूरी दुनिया के अंदर केवल एक ध्रुवीयता पैदा हो गई। वो एक ध्रुवीयता कब हुई थी, जब आपके 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके पश्चात विश्व के अंदर बहुत ज्यादा तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया, जो कि शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध वहां से पैदा हो गया था। और जब 1991 के अंदर जब आपके सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब आपके बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अमेरिका जो था वो चरम सीमा पर अपनी महाशक्ति बन गया और अपनी पावर को दिखाने लगा। क्योंकि इस टाइम क्या था कि जो आपके
अमेरिका था, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, जिस पावर का इस्तेमाल उसने देश के अंदर एक ध्रुवीयता को दिखाने के लिए काफी ज्यादा करा था। अगर हम इसको एक तरीके से दूसरे तरीके से समझें तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है, जब आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अगर हम बात करें तो आपके जो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया था, उस टाइम पर क्या था, अमेरिका जो था एक इकलौती महाशक्ति बन गई थी विश्व के अंदर। अब भी पूरी दुनिया जो है पश्चिमी देश के अंदर कौन सा देश आता है, आपका अमेरिका के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है। वो हर तरीके से, हर तौर पर आपके चाहे सांस्कृतिक हो, सैन्य हो, वित्तीय हो, हर प्रकार से प्राकृतिक हो, वो क्या है, मजबूत देश बना हुआ है। वहाँ पे हर प्रकार से सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को पूर्ण रूप से वो इस्तेमाल करता है और देश के और पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है। एक ध्रुवीयता का वहाँ पे मतलब ये निकल कर आता है। अगर हम दूसरी बात करें तो पश्चिमी देशों का प्रभाव का होना। पश्चिमी देश, मैंने जैसे ऊपर बताया, पश्चिमी देश के अंदर कौन सा सबसे शक्तिशाली देश निकल कर आता है, जो कि अमेरिका है। अमेरिका का ही पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे ग्लोब के ऊपर उसी का अधिकार निकल कर आता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार से अमेरिका जो है अपने सेना के ऊपर पैसे खर्च करती है, अपने सांस्कृतिक त्योहारों के ऊपर, हर चीज के ऊपर अपना बोलबाला रखती है, अपना अधिकार दिखाती है, उस तरीके से पश्चिमी देश जो हो गए उनका ज्यादा बोलबाला देखने को मिलता है। उनका पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव, उनकी छाप देखने को अलग ही नजर आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका ही एक इकलौता ऐसा देश है जो कि पश्चिमी देशों का एक तरीके से नेतृत्व करता है। पश्चिमी देशों के नाम से जाने, पूरे पश्चिमी देश जो सारे अमेरिका के नाम से ही जाने जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि विकासशील देशों का कम योगदान, विकासशील देश जो है उनका बहुत कम योगदान है। उन बेसिकली होता है कि विकासशील देश इस टाइम पर जैसे ही आज़ाद होते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने आप का विकास करने के लिए ये बड़े बड़े देशों के संग जुड़ जाते हैं, और इनका खुद का कोई इस टाइम पर कुछ ज़्यादा महत्व होता नहीं है। जिस वजह से क्या होता है कि ये विश्व के अंदर अपना योगदान देने के लिए, या फिर कहें तो ये विश्व के अंदर अपनी जो इनका खुद का मत होता है उस मत को प्रदान करने के लिए सामने समक्ष रूप से निकल कर नहीं आते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इनका मतलब ज़्यादा विकास नहीं हो पाता। और सेकेंडली क्या होता है, अपने विकास करने के लिए ये बड़े बड़े देशों के शामिल रहते हैं, और क्या होता है कि अपने जो इनका योगदान जो होता है उस योगदान को कम से कम प्रकट करते हैं। अगर हम इसके एक और कारण की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण निकल कर आता है, जो कि आपके सैन्य शक्ति के अंदर असमानता का होना। सैन्य शक्ति की अगर बात करें तो सैन्य शक्ति के अंदर भी सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सेना जो है वो अमेरिका की पावरफुल मानी जाती है। अमेरिका जो है अपनी सेना के ऊपर तकरीबन 499.9 अरब डॉलर्स को खर्च करता है, यानी कि 499.9 अरब डॉलर को अकेला अमेरिका अपनी पूरी सेना के ऊपर खर्च कर देता है। लेकिन अगर वहीं पूरे विश्व के जो 12 बड़े बड़े देश हैं उनकी अगर बात करें तो उनका भी इतना योगदान नहीं होता है अपनी सेना के ऊपर मिलकर, यानी कि 12 बड़े देश मिलकर इतना पैसा नहीं खर्च कर पा रहे जितना अकेला अमेरिका कर ले रहा है। यानी कि अगर 12 देशों की बात करें तकरीबन वो 455.9 अरब डॉलर ही अपनी सेना के ऊपर खर्च कर पाते हैं। ये 12 देश मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इकलौता अकेला जो अमेरिका है वो 499.9 अरब डॉलर अपनी सेना के ऊपर खर्च कर देता है। इस वजह से अमेरिका जो है इस टाइम पर सैन्य शक्ति के अंदर नंबर 1 पर है, और सैन्य क्षमता दिखाने के लिए वो हर प्रकार से अपना योगदान देता रहता है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कभी कुछ कारनामे करता ही रहता है। ये कुछ कमजोरियां हैं जिसकी वजह से क्या है कि आपकी सोवियत जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आपके ठीक से काम नहीं कर पा रहा, उसकी कुछ ना कुछ कमजोरियां सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से क्या है कि इसको बहुत परेशानी होती है। इसको सबसे पहले तो अपने सुरक्षा परिषद के अंदर सुधार करना पड़ेगा। इसके पास जो निषेधाधिकार है, इसको बोलते हैं वीटो पावर की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और इसे अस्थायी सदस्यों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर जो स्थायी सदस्य उनकी संख्या बढ़ानी जरूरी है, और बहुत सारे ऐसे कारण है, बहुत सारे ऐसे काम करने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को मिलकर कि जिसकी वजह से क्या है कि जो इसकी ख्याति है वो और ज्यादा फेमस हो सके, ये और ज्यादा फेमस हो सके, अच्छी तरीके से काम कर सके। यानी कि आज की वीडियो के अंदर हमने उन सभी कमजोरियों के बारे में जाना जिसकी वजह से क्या है कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है वो बहुत ज्यादा आपका परेशान रहता है। यानी कि यूएनओ के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरियां सामने निकल कर आती हैं, इसलिए यूएनओ को बहुत ज्यादा अपने ऊपर सुधार करने की आवश्यकता है।